चलिए, इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और सीधे चलते हैं उन 2 सालों में, 1945 से 1947। ये वो दौर था जब एक संयुक्त, अखंड भारत का सपना और उसका नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। ये सवाल आज भी जहन में आता है ना कि आखिर 190 साल पुराना एक साम्राज्य सिर्फ 2 साल में मतलब 24 महीनों के अंदर 2 देशों में कैसे बिखर गया। तो चलिए 2 सालों की कहानी को जरा करीब से देखते हैं, समझते हैं कि कैसे एक के बाद एक घटनाओं ने ये सब तय कर दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1945 से। सोचिए माहौल कैसा होगा। दूसरा विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ है और भारत में वाइसरॉय लॉर्ड वेविल एक आखिरी बहुत बड़ी कोशिश कर रहे थे। कोशिश ये थी कि एक ऐसी अंतरिम सरकार बनाई जाए जिसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग मतलब सभी बड़े राजनीतिक दल एक साथ आ सकें। और देखिए घटनाएं कितनी तेजी से घूमी। जून 1945 में वेवेल प्लान सामने रखा गया। शिमला में एक बहुत बड़ी बैठक बुलाई गई और बस 20 दिन के अंदर 14 जुलाई को खुद वेवेल को यह ऐलान करना पड़ा कि कॉन्फ्रेंस फेल हो गई, सब खत्म। तो सवाल यह है कि आखिर इन 20 दिनों में ऐसा क्या हो गया? वजह थी 2 ऐसे नजरिए जो बिल्कुल आमने सामने थे। एक तरफ थी कांग्रेस, जिसका लक्ष्य था एक अखंड सेक्युलर भारत जहां सभी को प्रतिनिधित्व मिले, और दूसरी तरफ थी मुस्लिम लीग। उनकी एक ही जिद थी कि वाइसरॉय की काउंसिल में जितने भी मुस्लिम सदस्य होंगे उन सभी को सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग ही नॉमिनेट करेगी। क्यों? क्योंकि उनका दावा था कि वही भारत के सारे मुसलमानों की अकेली आवाज है। उस वक्त के कांग्रेस अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। उन्होंने इस घटना को एक वाटरशेड मोमेंट कहा, मतलब एक ऐसा मोड़ जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। असल में इस नाकामी ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी थी। अब मुस्लिम लीग को एक तरह का वीटो पावर मिल गया था, मतलब उनकी मर्जी के बिना भारत के भविष्य का कोई भी फैसला लेना अब लगभग नामुमकिन था। तो शिमला में तो बात नहीं बनी। अब फैसला होना था जनता की अदालत में। 1945 के चुनाव आए और ये चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं थे, ये एक तरह से इस सवाल पर एक रेफरेंडम या जनमत संग्रह बन गए कि भारत एक रहेगा या बटेगा। जब नतीजे आए तो तस्वीर और भी ज्यादा साफ हो गई। हाँ, कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीटें जीती, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कहानी का असली मोड़ दूसरे आंकड़े में छिपा था। मुसलमानों के लिए आरक्षित हर एक सीट मुस्लिम लीग ने जीती, एक भी सीट किसी और पार्टी को नहीं मिली। ये बहुत बड़ी बात थी। तो इन नतीजों ने क्या किया? इसने दोनों पार्टियों के बीच की खाई को और भी गहरा कर दिया। अब मुस्लिम लीग खुले तौर पर यह दावा कर सकती थी कि उसे पाकिस्तान के मुद्दे पर बात करने के लिए जनता का पूरा समर्थन, एक मजबूत जनादेश मिला है। जो मांग अब तक सिर्फ कागजों पर थी, वो अब एक राजनीतिक हकीकत बन चुकी थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। ब्रिटिश सरकार ने एक और कोशिश की, शायद सबसे बड़ी और आखिरी कोशिश। साल था 1946 और ब्रिटेन से भारत आया कैबिनेट मिशन। इसे आप भारत को एक रखने का आखिरी दांव भी कह सकते हैं। इस मिशन का एक ही लक्ष्य था, भारत के भविष्य के संविधान के लिए एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा तैयार करना। दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने एक अलग पाकिस्तान बनाने के आइडिया को सिरे से खारिज कर दिया। उन्हें लगा कि बंटवारे से अल्पसंख्यकों की समस्या सुलझेगी नहीं, बल्कि और उलझ जाएगी। तो इसके बजाय उन्होंने एक बहुत ही अनोखा, एक कॉम्प्लेक्स 3 टियर्ड सिस्टम का प्रस्ताव रखा। अब ये प्लान था क्या, इसे जरा समझते हैं। सोचिए 3 लेवल थे। सबसे ऊपर एक केंद्र सरकार, इसके पास सिर्फ 3 बड़े डिपार्टमेंट होंगे, डिफेंस, विदेश मामले और कम्युनिकेशन, बस। फिर आया दूसरा लेवल, यहाँ पर प्रांतों को 3 ग्रुप्स में बांट दिया जाएगा। और सबसे नीचे यानी तीसरे लेवल पर होंगे प्रांत, जिनके पास बाकी बची सारी की सारी शक्तियां और पूरी आज़ादी होगी। ये एक तरह से सबको खुश रखने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। और आपको पता है, कुछ समय के लिए ऐसा लगा भी कि शायद बात बन ही गई। जून 1946 में, हालांकि दोनों की अपनी अपनी शर्तें थीं, लेकिन फिर भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस प्लान को स्वीकार कर लिया। एक छोटी सी ही सही, पर उम्मीद की एक किरण तो जगी की। लेकिन ये उम्मीद बहुत जल्दी टूटने वाली थी। तारीख थी 10 जुलाई 1946। जवाहरलाल नेहरू का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान आया। उन्होंने कहा कि हाँ, कांग्रेस संविधान सभा में तो जारी है, लेकिन वो किसी भी बात से बंधी हुई नहीं है। मतलब वो भविष्य में अपनी मर्जी से इस प्लान में बदलाव कर सकती है।
बस यही वो बयान था जिसने सारा खेल बिगाड़ दिया। मुस्लिम लीग ने फौरन इस बयान को पकड़ लिया और कहा कि इससे कांग्रेस के असली इरादे पता चलते हैं। और फिर 29 जुलाई को मुस्लिम लीग ने प्लान से अपनी सहमति वापस ले ली। एक झटके में सब खत्म। शायद भारत को एक रखने का वो आखिरी प्रैक्टिकल मौका था जो अब हाथ से फिसल चुका था। तो अब जब बातचीत के लगभग सारे दरवाजे बंद हो चुके थे, तो राजनीति अब बंद कमरों से निकलकर सड़कों पर आ गई और यहीं से हालात हाथ से निकलने शुरू हो गए। तारीख याद रखिएगा, 16 अगस्त 1946। मुस्लिम लीग ने इस दिन डायरेक्ट एक्शन डे यानी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का ऐलान किया। कहने को तो इसका मकसद पाकिस्तान की मांग के लिए शांति से अपना समर्थन दिखाना था, लेकिन जो हुआ वो बिल्कुल उल्टा था। ये दिन भयानक सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत बन गया। इसकी शुरुआत हुई कलकत्ता से, जहां सिर्फ शुरुआती कुछ दिनों में ही अंदाजन 6000 लोगों की जानें चली गईं। और ये हिंसा, ये नफरत की आग, जंगल की आग की तरह पूरे देश में फैलने लगी। मौलाना आज़ाद ने उस दिन के बारे में लिखा था कि 16 अगस्त भारत के इतिहास में एक काला दिन है। सामूहिक हिंसा ने कलकत्ता के महान शहर को खून खराबे, उथल-पुथल और डर की बाढ़ में डुबो दिया। इस हिंसा के बाद जो अंतरिम सरकार बनी भी, उसमें भी कुछ ठीक नहीं चला। मुस्लिम लीग सरकार का हिस्सा तो बनी, लेकिन उनका मकसद सरकार चलाना कम और अंदर से उसके हर काम में अड़ंगा डालना ज्यादा था। नतीजा, सरकार का कामकाज लगभग ठप पड़ गया। अब हम आ गए हैं 1947 में। इस वक्त तक राजनीतिक लड़ाई और सड़कों पर होती हिंसा से लगभग हर कोई थक चुका था। विभाजन, पार्टीशन, जो कभी एक दूर की नामुमकिन सी बात लगती थी, वो अब धीरे धीरे एक दुखद लेकिन जरूरी विकल्प जैसी लगने लगी थी। और फिर फरवरी 1947 में ब्रिटेन में अपना आखिरी फैसला सुना दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वो जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और इस काम को अंजाम देने के लिए भेजा गया आखिरी वाइसरॉय, लॉर्ड माउंटबैटन को, जिनका एक ही काम था, सत्ता का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ पावर को पूरा करना। दिलचस्प बात यह है कि इस मोड़ पर आकर खुद कांग्रेस के बड़े नेताओं में भी मतभेद थे। एक तरफ सरदार पटेल जैसे प्रैक्टिकल नेता थे, जिन्हें अब लगने लगा था कि रोज रोज की इस हिंसा और लड़ाई से तो बेहतर है कि विभाजन को मान लिया जाए। तो दूसरी तरफ थे महात्मा गांधी, जिनके लिए ये विचार, ये सोच ही अस्वीकार्य थी। सोचिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने जैसे कई साल पहले ही इस सबका अंदाजा लगा लिया था। उन्होंने लिखा था, अंग्रेज तो निश्चित रूप से भारत छोड़ देंगे, लेकिन जब उनके सदियों पुराने शासन की धारा अंत में सूख जाएगी, तो वे अपने पीछे कितना दलदल और कितना कीचड़ छोड़ जाएंगे। और यही सवाल आज भी इतिहास के गलियारों में गूंजता है। क्या जो हुआ उसे टाला जा सकता था? क्या कुछ फैसले अलग लिए जाते तो इतिहास का रुख कुछ और होता? या फिर विभाजन की ये भयानक त्रासदी आज़ादी पाने की वो कीमत थी जिसे चुकाना शायद हमारी नियति में ही लिखा था? ये सोचने वाली बात है।